सवाल नेहा बाथम मेरी सहयोगी पूछ रही हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू करे हैं। हमेशा आपका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रहता है और आपने उसको लेकर कई आंकड़े भी दिए। तब से लेकर अब तक चार्जिंग स्टेशंस में कितना इजाफा हुआ है, अगर नंबर्स की बात करें? और अभी भी कई लोगों को ये बात खटकती है या फिर डिटर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने में कि चार्जिंग पोर्ट्स इनफ नहीं है और जो चार्जिंग कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। एक बार में एक व्हीकल चार्ज करने में कई बार 2500 से 3000 रुपये का कॉस्ट आता है। मैं लग्जरी व्हीकल्स की बात करें, उसको कम करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 3000 रुपये की आपने स्कीम, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हाईवेज़ पर, उससे आपको रेवेन्यू लॉस कितना है सर? उससे आपने इंसेंटिवाइज तो कर दिया, लोग उससे काफ़ी बूस्ट भी हो रहे हैं कि एक बार में 3000 का चार्ज करा लिया और फिर आप 200 टू एंड फ्रो कर सकते हैं। सर, आपको रेवेन्यू लॉस भी तो हो रहा होगा ना उस पर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमने जब फास्ट ट्रैक लाया, अभी कुछ बातें सच बोलने में आप गलत न्यूज़ मत छापना। जब हमने फास्ट ट्रैक लाया तो हमारा 8000 करोड़ इनकम बढ़ गया। अभी हमने ये चालू किया है और इसके बाद जो हमारा कैमरा नंबर प्लेट का भी फोटो लेगा और फास्ट ट्रैक का भी चलेगा। अब दोनों के कारण हमारी चोरी लगभग समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है अभी 1 साल में पता चलेगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, उल्टा ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमारा 4-5 हज़ार करोड़ और फ़ायदा होगा। और ये जो विशेष रूप से गाड़ी वाले लोग थे उनको एकदम राहत मिली है और उनको जो करीब 10-15 हज़ार रुपये टोल जाता था, वो काम उनका हार्डली बहुत सस्ते में 3000 रुपये में हो जाएगा ईयर एक पास में, तो उनका फ़ायदा होगा। ये जो सिस्टम में जो सुधार हो रहा है, लूप होल खत्म हो रहे हैं, इसके कारण लोगों को फायदा हो रहा है। जो मोदी जी कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, लूप होल्स बंद किए हैं, करप्शन बंद किए है, डिले रुकना बंद हुआ है, तो इसका ओवरऑल फायदा होगा। इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा 1 साल के बाद बता पाएंगे, पर इसके कारण जो चोरियां थी वो लगभग खत्म हो जाएगी, तो लगभग हमारा इनकम लॉस नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाज है, अभी पता चलेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेहा जी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये बड़े आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। वहाँ जितने लोग बैठे जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जिसमें 30% राइज है, अभी एक स्कूटर दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, ये स्टडी में आया है, और एक कार 80 किलोमीटर चलती है। अब हर स्कूटर जो है वो 100-125 किलोमीटर के लिए चार्ज है, तो आप रात को घर में आके लगा दो तो चार्ज हो जाएगी। तो कार घर में लाओ, चार्ज करो, हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई शहरों में उनके पास चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है दिल्ली से मुंबई अगर गाड़ी जाना है तो प्रॉब्लम है, दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको समस्या है। और एक बात ये भी ज़रूरी है कि जो हमने हमारी रोड साइड एम्यूनिटीज़ 670 बनाई है, वहाँ हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को लिए अनुमति दी है। अब हमने क्या किया कि उनसे ऑक्शन में जगह दी। अब वहाँ वो डोसा कितने रुपए में बेचे, समोसा कितने रुपए, चाय कितने में बेचे और इलेक्ट्रिक का चार्जिंग कितना ले, उनका अधिकार है। अब नेचुरली क्या कि जब सेंटर्स बढ़ेंगे तो रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे, मोनोपोली होगी तो बढ़ते जाएंगे। तो आपकी बात सही है कि ये जो हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन है उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर रेट ज़्यादा है, पर उसको कम करने के लिए मैंने पावर मिनिस्ट्री में एक अनुरोध किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और हाईवे पे चार्जिंग करने वाली जो पावर है उसके बारे में, प्रदूषण को कम करना है, इंपोर्ट को कम करना है, फॉसिल फ्यूल को कम करना है, इलेक्ट्रिक को प्रोत्साहित करना है, तो इसके बारे में वो पावर सस्ते में देने के बारे में कोई स्कीम के बारे में सोचे। हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपकी सच है कि हाईवे पर थोड़ी चार्जिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, पर अभी कंपनियाँ जो है वो 450-550 किलोमीटर तक गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है, ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो आप अगर 250 किलोमीटर जाएंगे और वापस आएंगे, फिर आपके घर में जाके करेंगे, या समझो जयपुर आप जाएंगे और जिसके घर जाएंगे वहाँ आप गाड़ी रात को चार्ज करेंगे या होटल में चार्ज करोगे, तो वहाँ सहूलियत भी हो सकती है। तो एक थोड़ी सी समस्या है, पर ये बात अभी मेरे भी ध्यान में आई है, इसका कुछ ना कुछ उपाय, ये रेट के बारे में हम जरूर सोचेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार के सेल में अब 15 से 30% बढ़ोतरी हुई है और बड़े प्रमाण में इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गई है। और मुझे खुशी है कि अब हाइड्रोजन के ट्रक भी आए हैं। मैंने टाटा के हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाले ट्रक को
और आईसी इंजन में हाइड्रोजन भर के उस दोनों ट्रक को भी लॉन्च किया। अब वॉल्वो, अशोक लेलैंड सब ने हाइड्रोजन बनाया। अब हाइड्रोजन की बसेस भी आ रही है और हाइड्रोजन के भी स्टेशन हम नेशनल हाईवे पे बना रहे हैं। हाइड्रोजन ये हमारा भविष्य का फ्यूल है और इसलिए फ्यूचरिस्टिक फ्यूल हमारा हाइड्रोजन है। और पानी से हाइड्रोजन तैयार करके, कचरे से हाइड्रोजन तैयार करके आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत में कि हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश हम बनेंगे, बनने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। सर, आपने एक स्लोगन सुना होगा, ये दिल मांगे मोर। अब आप नेशनल हाईवेज पर तो वो 3000 वाली स्कीम ले आए सर, एक्सप्रेसवे पर कब आएगी सर? काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि एक्सप्रेसवे तो आमतौर पर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, नेशनल हाईवेज के लिए तो है रिचार्ज वो। नहीं, निश्चित रूप से एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल सबके ऊपर हमारा जो पास है वो वैसा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के रोड पर, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना सर वो, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं, हाँ देखो, एनएच नंबर जिसको है उसके ऊपर हमारी पॉलिसी लागू है। स्टेट हाईवे राज्य सरकार के अंतर्गत है और वो नीतियाँ तय करना उनका अधिकार है। पर राज्य सरकार अगर ये सिस्टम चलाना चाहती है तो फ्री ऑफ चार्ज हमको हमारी सिस्टम और टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए हम तैयार है, और उसको स्वीकारना या नहीं स्वीकारना ये राज्य सरकार का अधिकार है।